लोग द पॉलिटिकल मास्टर में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस सिंगल वीडियो में हम मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू करने वाले हैं समकालीन विश्व राजनीति, यानी इस बुक से जितने भी एमसीक्यू आपके पेपर में पूछे जाने वाले हैं उन सभी को हमने इस सिंगल वीडियो में कंपाइल किया है। सो प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, यहाँ से एग्जाम में 100% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए एक एक करके हर एक क्वेश्चन के आंसर हम आप सभी के सामने शेयर करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्या है कि सोवियत अर्थव्यवस्था की प्रकृति के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन गलत है। वो कौन सा कथन गलत है? सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था के बारे में कौन सा कथन यहाँ पर गलत है, ये पूछा गया है। तो कौन सा कथन गलत सोवियत अर्थव्यवस्था के बारे में? पहला कि सोवियत अर्थव्यवस्था में समाजवाद प्रभावी विचारधारा थी। बी, उत्पादन के साधनों पर राज्य का स्वामित्व नियंत्रण होना। सी, जनता को आर्थिक आजादी थी। डी, अर्थव्यवस्था के हर पहलू का नियोजन और नियंत्रण राज्य करता था। तो सोवियत संघ के अर्थव्यवस्था संबंधी कौन सी विचारधारा जो है वो सही नहीं है। तो यहाँ से जो सही आंसर आएगा, यहाँ आप देखिए सोवियत अर्थव्यवस्था की प्रगति के बारे में कौन सा कथन गलत है। वो कथन जो है जो अर्थव्यवस्था के बारे में गलत है, तो जो सही आंसर वो है जनता को आर्थिक आजादी थी। तो ये कथन बिल्कुल गलत है क्योंकि जनता को सोवियत संघ में आर्थिक आजादी नहीं थी। चलिए नेक्स्ट, अगला है निम्नलिखित को काल क्रम अनुसार सजाएं। अफगान संकट, बर्लिन का दीवार की गिरना, सोवियत संघ विघटन, रूसी क्रांति। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले अफगान संकट की बात करें तो 1979 हुआ था अफगान संकट। बर्लिन की दीवार 9 नवंबर 1989 को गिराया गया। सोवियत संघ विघटन 1991 में होता है। रूसी क्रांति भी 1991 में होती है। इस तरीके से ही आपको कालक्रम के अनुसार जो व्यवस्थित करना है इस सभी चीजों को। तो इसका जो अब देखिए पहला आएगा घा, फिर का, फिर घा, फिर गा, इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है? तो सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है वह है पहला, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच विचारात्मक लड़ाई का अंत, यह है बिल्कुल परिणाम है। बी, स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल का जन्म, बिल्कुल है। विश्व व्यवस्था के शक्ति संतुलन बदलाव और मध्य पूर्व का संकट, तो कौन सा नहीं? तो वह है मध्य पूर्व का संकट। क्या सही है? मध्य पूर्व का संकट। निम्नलिखित में मेल बैठाना आप सभी को। मेल के अनुसार यहाँ पर मिखाइल गोर्बाचेव, शॉक थेरेपी, रूस, बोरिस येल्त्सिन। तो इस पे आपको क्या करना है? मिलान करना है कौन सा सही है। तो देखो मिखाइल गोर्बाचेव जो है वो सोवियत संघ में अपने सुधारों के लिए जाने जाते हैं, है ना। यानी एक गलानास और पेस्ट्रोइका नामक जो है नीति उनके द्वारा चलाई गई थी। रूस कौन था? तो सोवियत संघ का उत्तराधिकारी था। ठीक है, इसी तरह से कोई जो क्वेश्चन पूछी यहाँ पर आपको मिलान करना होगा। इस तरह से आपके क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये है, इस तरह से इसका उत्तर दिया गया। अब देखिए क्वेश्चन पर दोबारा से एक है कि सोवियत अर्थव्यवस्था की प्रकृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो कौन सा गलत कथन है सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था की प्रकृति के बारे में? वो कथन है जनता को आर्थिक आजादी नहीं थी। ये कथन बिल्कुल गलत। क्या है? जनता को आर्थिक आजादी बिल्कुल भी नहीं थी। इस तरह से कथन गलत हो जाए। अगला अगर क्वेश्चन की बात करें, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2, बर्लिन की दीवार की गिरना किस बात का प्रतीक था? तो बर्लिन का दीवार की गिरना किस बात का प्रतीक है? सोवियत संघ का अंत का, पूंजीवाद के अंत का, शीत युद्ध के अंत का, समाजवाद के अंत का। तो बर्लिन की दीवार का गिरना जो प्रतीक माना जाता है वो माना जाता है सोवियत संघ के अंत का, पूंजीवाद के अंत का, शीत युद्ध के अंत का। तो समाजवाद के अंत है। सिंपल जो सही आंसर है आपका है शीत युद्ध के अंत का। तो बर्लिन की दीवार की गिरना जो है शीत युद्ध के अंत के जो है के अंत के नाम से जाना जाता है, क्योंकि 1961 में जब ये दीवार खड़ी गई थी उसे शीत युद्ध के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। जब अंत होता है तो शीत युद्ध के अंत के रूप में इसे जाना जाता है। सोवियत राजनीतिक व्यवस्था पर लगभग 70 वर्ष तक किस पार्टी का दबदबा था? तो सोवियत राजनीतिक व्यवस्था पर 70 वर्ष तक जिस पार्टी का दबदबा है वह है कौन सी पार्टी? कम्युनिस्ट पार्टी। अगला है 1985 से सोवियत संघ में सुधारों की शुरुआत किसने की? तो 1985 सोवियत संघ में सुधारों की शुरुआत ए, मिखाइल स्टॉलिन, बी, मिखाइल गोर्बाचेव, सी, जोसेफ स्टॉलिन और डी जो है निकिता क्रुश्चेव।
तो सोवियत संघ में सुधारों की शुरुआत किसने की? तो सोवियत संघ में सुधारों की शुरुआत किसकी थी? मिखाइल गोर्बाचेव ने। किसने की थी? मिखाइल गोर्बाचेव ने। यानी इनके तो दो नीतियां चलाई गई थी, एक को पेस्ट्रोइका कहा गया था और दूसरे को ग्लासनोस्ट कहा गया था। ग्लासनोस्ट कहा गया था ना। खुलेपन और पुनर्रचना की नीति के द्वारा चलाई गई थी। यूएसएसआर द्वारा कौन सा सैनिक संगठन बनाया गया था? तो यूएसएसआर ने जिस सैनिक संगठन का निर्माण किया था उसे कहा जाता है वार्सा पैक्ट यानी वार्सा संधि। 1955 में इसकी स्थापना की गई थी। अमेरिका द्वारा जो है नाटो बनाया गया था। 1945 की स्थापना की नाटो की स्थापना की थी। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। दोनों सैनिक संगठन थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, सोवियत राजनीतिक प्रणाली किस विचारधारा पर आधारित थी? तो सोवियत राजनीतिक प्रणाली जिस विचारधारा पर आधारित थी उसे कहा जाता है समाजवादी। क्या कहते हैं उसे? समाजवादी। क्या कहते हैं? समाजवादी। क्वेश्चन नंबर 7, सोवियत संघ में कितने गणराज्य शामिल थे? तो सोवियत संघ में जो गणराज्य शामिल थे वो थे कितने? तो उसमें 15 गणराज्य शामिल थे। सोवियत संघ में जो सबसे बड़ा था वो था रूस। रूस में ग्लासनोस्ट की नीति किसने शुरू की थी? रूस में ग्लासनोस्ट की नीति की शुरुआत की थी किसने? तो है मिखाइल गोर्बाचेव ने। किसने की थी? मिखाइल गोर्बाचेव द्वारा जो है ग्लासनोस्ट की नीति की शुरुआत की गई थी। ग्लासनोस्ट और पेस्ट्रोइका। क्वेश्चन नंबर 9, यूएसएसआर कब और किस क्रांति के बाद अस्तित्व में आता है? तो 1817 बोल्शेविक क्रांति, 1917 रूसी क्रांति, 1971 रूसी क्रांति, 1977 फ्रांसीसी क्रांति। तो जो आता है वो आता है 1917 रूसी क्रांति के बाद सोवियत संघ जो है अस्तित्व में आता है। सीआईएस का पूर्ण रूप क्या है? तो सीआईएस का पूर्ण रूप पूछा गया है। तो सीआईएस का जो पूर्ण वो है स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रकुल। क्या है? स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रकुल। स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल से सीआईएस के नाम से जाना जाता है। कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंस नेशन के से नाम जाते हैं क्योंकि स्टेट वो स्टेट है जो यूएसएसआर के विघटन के बाद जो है अलग से अपने संगठन को बनाते हैं। वह स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रकुल। ये इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 है, सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में हस्तक्षेप कब किया? तो सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया था 1979। बी इसका सही आंसर है। ऑपरेशन इराकी फ्रीडम कब शुरू हुआ? क्वेश्चन नंबर 12, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही आंसर है वह ऑपरेशन इराकी फ्रीडम शुरू हुआ था 2003 में। कब हुआ था? ऑपरेशन इराकी फ्रीडम 2003 में शुरू किया गया था। अगला सवाल है, मध्य एशिया में उत्तरी अफ्रीका में श्रृंखलाबद्ध विरोध प्रदर्शन धरनों का दौर आरंभ हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 13, तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही आंसर है देखिए वह आपका 2010 का इसका सही आंसर है। 2010 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14, प्रथम खाड़ी युद्ध के दौरान कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो प्रथम खाड़ी युद्ध के दौरान कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो है ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म चलाया गया था प्रथम खाड़ी युद्ध के दौरान। अगला सवाल, महिलाओं और निम्न वर्गों की राजनीतिक सत्ता में बराबर की भागीदारी का उदाहरण है उपनिवेशीकरण, जनतांत्रिकरण, राजनीतिकरण या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। उसका जो सही आंसर है वह है आपका जनतांत्रिकरण यानी लोकतंत्र। तो इसका जो सही आंसर वह है आपका बी। रूस के कौन से दो गणराज्यों में अलगाववादी आंदोलन चले? तो रूस के वो दो गणराज्य जिसमें अलगाववादी आंदोलन चले थे वो कौन है? चेचन्या और दागिस्तान। ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निर्देशित योजना कौन थी? उसे कहा जाता है शॉक थेरेपी। क्या कहते हैं? शॉक थेरेपी, आघात पहुंचाकर उपचार करना। अगला है क्वेश्चन है, 9/11 की आतंकवादी घटना के लिए को जिम्मेदार ठहराया गया? तो 9/11 की आतंकवादी घटना के लिए किसको जिम्मेदार ठहराया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो सही आंसर है वह अल कायदा। क्या किसको जिम्मेदार ठहराया गया था? अल कायदा को जिम्मेदार ठहराया गया था 9/11 की घटना के लिए। शॉक थेरेपी में सामूहिक फार्म को बदला गया किसमें? तो निजी फार्म में। सामूहिक फार्म को बदला गया किसमें? निजी फार्म बदला गया। शॉक थेरेपी का रूस की जनता के संदर्भ में सबसे बुरा प्रभाव किस क्षेत्र में पड़ा? तो सबसे बुरा प्रभाव वो पड़ा था आर्थिक क्षेत्र में। यानी किस पर पड़ा था सबसे बुरा प्रभाव? आर्थिक क्षेत्र में।
निम्नलिखित में से कौन सा शोक थेरेपी का परिणाम नहीं था? शोक थेरेपी का परिणाम नहीं था, तो शोक थेरेपी कौन सा परिणाम नहीं? ए रूसी मुद्रा रूबल में गिरावट के कारण लोगों की जमा पूंजी समाप्त होगी, बिल्कुल परिणाम नहीं है। सरकारी रियासतों का अंत होने से गरीबी में वृद्धि हुई क्योंकि समाज कल्याण की पुरानी व्यवस्था को नष्ट कर दिया गया, बिल्कुल ठीक है। निजीकरण से अमीर और गरीब का अंतर समाप्त हो गया, अब उनमें आर्थिक समानता है, तो ये कथन बिल्कुल गलत है क्योंकि आर्थिक असमानता बढ़ गई थी। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया कि भाई सन 1991 के दिसंबर में एल्त्सीन के नेतृत्व में निम्नलिखित में से किस गणराज्य ने सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा नहीं की? तो कौन सा गणराज्य है जिस सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा नहीं थी? वह है जॉर्जिया। बाकी सभी ने रूस, यूक्रेन और बेलारूस ने सबसे पहले अलग होने की घोषणा की, जबकि जॉर्जिया ने नहीं की थी। इसका सही आंसर 24 का जॉर्जिया। क्वेश्चन नंबर 25, सोवियत अर्थव्यवस्था में गतिरोध के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन ठीक नहीं है? वो कौन सा कथन ठीक नहीं गतिरोध की स्थिति में? पहला है, सोवियत संघ ने अपने संसाधनों का अधिकांश भाग परमाणु हथियार और सैन्य साजो सामान पर लगाया। उसने अपने संसाधन पूर्वी यूरोप के अपने पिछड़े देशों के विकास पर खर्च किए ताकि वे सोवियत नियंत्रण में बने रहे। सोवियत संघ के नागरिकों को पश्चिमी देशों की उन्नति के बारे में जानकारी मिलने से वह अपने देश और पश्चिमी देशों की राज व्यवस्था के मध्य मौजूद अंतर को भाप सकते थे, और सोवियत संघ पिछड़ चुका था और इससे लोगों को आघात पहुंचा, ये बिल्कुल ठीक है। कम्युनिस्ट पार्टी ने 70 सालों तक शासन किया था और अब वह पूर्ण रूप से जनता के प्रति उत्तरदायी थी, ये कथन बिल्कुल गलत है, तो इसका सही आंसर आएगा। वो जनता के प्रति बिल्कुल उत्तरदायी नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 26, भूतपूर्व सोवियत संघ में राष्ट्रवादी भावनाओं और संप्रभुता की इच्छा का उभार सर्वाधिक तत्कालीन कार्य सिद्ध हुआ, ये निम्नलिखित में से किस गणराज्य में था? रूस, बाल्टी गणराज्य, यूक्रेन और उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो 26 का जो सही आंसर वो उपयुक्त में से कोई भी नहीं, जबकि समय था ये। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सोवियत अर्थव्यवस्था पर लागू नहीं होती? वो कौन सी विशेषता सोवियत अर्थव्यवस्था पर लागू नहीं होती? तो उस विशेषता का नाम है बेरोजगारी अत्यधिक थी, भूमि और अन्य उत्पादक संसाधनों पर संपदाओं पर राज्य का स्वामित्व नियंत्रण नहीं था, ये बिल्कुल नहीं थी। डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से किस कारण से गोरबाचोव सोवियत संघ में सुधार के लिए बाध्य नहीं हुए? वो कौन सा कारण जिसकी वजह से गोरबाचोव सुधार के लिए बाध्य नहीं हुए थे? तो वो है जिसकी वजह से जो है मिखाइल गोरबाचोव सोवियत संघ में सुधार के लिए बाध्य नहीं हुए थे, तो वो कारण है आप सभी का, वो है आंसर इसका आएगा डी, यानी सोवियत संघ 15 गणराज्यों को मिलाकर बनाया गया था। सभी गणराज्य हर क्षेत्र में समान थे और किसी एक का प्रभुत्व नहीं था, सभी गणराज्य अपनी आकांक्षाओं को पूरा कर सकते थे, जबकि कथन बिल्कुल गलत है। ठीक है, 15 गणराज्य में मिलकर तो बनाया गया था यूएसएसआर, लेकिन इसमें रूस का प्रभुत्व सबसे अधिक माना जाता था। चलिए इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 1, तिथि के हिसाब से इन सबको क्रम में हमें लगाना है। तो सबसे पहले बात कर रही है हमें तिथि के हिसाब से विश्व व्यापार संगठन में चीन का प्रवेश, यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना, यूरोप संघ की स्थापना, आसियान क्षेत्र की स्थापना। यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको तिथि हिसाब लगाना है। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना कब की? 1967 में। आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना बैंकों घोषणा पत्र के बाद 1967 में। यूरोपीय संघ की स्थापना 1992 में और विश्व व्यापार संगठन में चीन का प्रवेश 2001 में। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन यूरोप संघ के विषय में सत्य है? तो यूरोपीय संघ के विषय में कौन सा कथन सत्य है? पहले देखिए, विश्व व्यापार में इसकी हिस्सेदारी अमेरिका से कम है। बी, 2005 में ये दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी और इसका सकल घरेलू उत्पाद 12,000 अरब डॉलर से ज्यादा था। सी, इसका सकल घरेलू उत्पाद 12,000 अरब डॉलर से कम है। इसकी मुद्रा पूरी अमेरिकी डॉलर के प्रभुत्व की खतरा नहीं है। तो क्या पूछा है कि इसमें से निम्नलिखित में से कौन सा कथन यूरोपीय संघ के विषय में सत्य है? तो कौन सा कथन यूरोपीय संघ के विषय में सत्य है? तो वो है आप सभी का खा, 2005 में दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। 2005 में दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था क्या थी? दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, यूरोपीय संघ का निम्नलिखित में कौन सा देश सुरक्षा परिषद का सदस्य है? तो वर्तमान में यूरोपीय संघ का वह देश जो सुरक्षा परिषद का सदस्य है वो है वर्तमान में, अगर बात करें, फ्रांस। ब्रिटेन जो है यूरोपीय से अलग हो चुका है, ब्रिक एक्सिट हो चुका है। वर्तमान में फ्रांस जो यूरोपीय संघ में सबसे बड़ा सुरक्षा परिषद का सदस्य है। जो यूरोपीय संघ का सदस्य भी है तो है आपका सी, यानी फ्रांस का सही आंसर आएगा। यूरोपीय संघ की स्थापना 1992 मॉस्ट्रिच संधि के द्वारा की गई थी, याद रखना आपको, मॉस्ट्रिच संधि के द्वारा।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन जापान के सैनिक व्यय के बारे में ठीक है? तो जापान के सैनिक व्यय के बारे में जो कथन ठीक है वो कौन सा है? पहला है जापान का सैन्य व्यय उसके सकल घरेलू उत्पाद का केवल 1% है, फिर भी सैन्य व्यय के लिहाज से विश्व में जापान के स्थान चौथा है। बी, जापान का सैन्य व्यय उसके सकल घरेलू उत्पाद का केवल 5% है, फिर भी सैन्य व्यय के हिसाब से विश्व में जापान का 10वां स्थान है। एंड सी, जापान का सैन्य व्यय उसके सकल घरेलू उत्पाद का 10% है। एंड डी, उपरोक्त में से कोई भी, जिसका जो सही आंसर है वह आपका खा, यानी जापान का सैन्य व्यय उसके सकल घरेलू उत्पाद का 5% है, फिर भी सैन्य व्यय के हिसाब से विश्व में जापान का जो है 10वां स्थान है। क्वेश्चन नंबर है आपका अगला है क्वेश्चन 4। अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए चीनी नेतृत्व में कई कदम उठाए गए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस विषय में ठीक नहीं है? वो कौन सा कथन इस विषय में ठीक नहीं है? तो वो है आपका घा, यानी उन कदमों के पश्चात चीन पूर्वी विश्व में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए सबसे कम आकर्षक देश बन गया और चीन के पास विदेशी मुद्रा भंडार जो है लगभग समाप्त हो चुका था। ये कथन जो है बिल्कुल सही नहीं है। क्लियर? चलिए, इसके अलावा अगर बात करें क्वेश्चन 5, 1967 में निम्नलिखित में से किन 5 देशों ने बैंकों घोषणा पर हस्ताक्षर करके आसियान की स्थापना की थी? वो 5 देश कौन से जिन्होंने आसियान की स्थापना की 1967 में बैंकों घोषणा पत्र में हस्ताक्षर करके? ठीक है, तो बताइए इसका आंसर। सबसे पहले अगर हम बात करें बैंकों घोषणा पत्र के बाद हस्ताक्षर किया गया था, तो अब देखिए यहाँ पर, तो सबसे पहला आपका है इंडोनेशिया, कंबोडिया, भारत, सिंगापुर और थाईलैंड। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। एनसी है वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर और थाईलैंड। और डी, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो जो सही आंसर है वह इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड। बाद में 5 देश और जुड़ जाते हैं। वर्तमान में आसियान के सदस्य देशों की संख्या जो है वो है 10। आसियान से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और यहाँ से तो 6 नंबर का क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा ही जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। मार्शल योजना कब लागू की गई? मार्शल योजना लागू की गई कब? पहला है 1944, 1948, 1950 और 1952। तो मार्शल योजना लागू की गई थी वो है 1948 में। क्वेश्चन नंबर 7। 2017 में विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किसकी थी? तो 2017 में विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश था वो था जापान। दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश 2017 में था जापान। क्वेश्चन नंबर 8। 2017 में विश्व की 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कहाँ की थी? तो 2017 विश्व की सबसे बड़ी 11वीं जो अर्थव्यवस्था वाला देश था वो है दक्षिण कोरिया। ए इज द राइट आंसर। भारत ने आसियान के साथ मुक्त व्यापार समझौता कब किया? भारत ने आसियान के साथ जो है मुक्त व्यापार समझौता कब किया? 1980, 1990, 2009, 2011। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही आंसर है वह क्वेश्चन आपका 2009 सी इसका सही आंसर है। पश्चिमी एशियाई राजनीति में विशिष्ट भूमिका कौन सा देश निभाता है? तो पश्चिमी एशियाई राजनीति में विशिष्ट भूमिका निभाने देश का नाम क्या है? तो वह है आपका ए इजराइल, बी ए इराक, बी इजराइल, सी मिस्र, डी ईरान। तो सबसे बड़ी भूमिका निभाने देश वह है इजराइल, बी इसका सही आंसर है। जापानी संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा निवेशों पर आक्रमण का निषेध किया गया है? तो कौन सा आर्टिकल है जापानी कॉन्स्टिट्यूशन का? तो वह है आर्टिकल 5। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 5। क्वेश्चन नंबर 12। जापान का सकल घरेलू उत्पाद कितना है? 4,975 ट्रिलियन डॉलर, 5,975 ट्रिलियन, 9,475 और 7,595। तो जापान का सकल घरेलू उत्पाद वो है 4,975 ट्रिलियन डॉलर, यानी ए इसका सही आंसर है। दक्षिण कोरिया का आर्थिक विकास बहुत तेजी से हुआ जिसे कहा जाता है सैन नदी पर चमत्कार, हॉर्न नदी पर चमत्कार, सियांग नदी पर चमत्कार या से नदी पर चमत्कार। उसका 13 का जो आंसर वो है हॉर्न नदी पर चमत्कार। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। हॉर्न नदी का चमत्कार किसे कहा जाता है? तो है बी। दक्षिण कोरिया ओईसीडी यानी ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट का सदस्य कब बना? तो कब बना? 1990 में, 1995 में, 1996 में या 1998 में।
तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो सही आंसर है वह है 1996। ठीक है, तो 1996 इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा ब्रांड दक्षिण कोरिया का है। वो ब्रांड दक्षिण कोरिया कौन सा है, तो है सुजुकी, सैमसंग, माज्दा एंड होंडा। तो दक्षिण कोरिया का जो ब्रांड है वह है सैमसंग, भी इसका सही आंसर है। चलिए, अब यहाँ से आपको कॉलम 1 और कॉलम 2 से मिलान करना है। जनवरी 1973 एकीकृत बाजार का गठन, जनवरी 1993 जर्मनी का एकीकरण, जून 1979 डेनमार्क, आयरलैंड और ब्रिटेन यूरोपीय समुदाय के सदस्य बने, जनवरी 2007 बुल्गारिया और रोमानिया यूरोपीय संघ में सदस्य शामिल हुए, अक्टूबर 19 यूरोपीय संसद का पहला प्रत्यक्ष चुनाव। तो इसका इस तरह से सही मिलान है, तो फर्स्ट का थर्ड आएगा और सेकंड का फर्स्ट, थर्ड का फिफ्थ, फोर्थ का फोर्थ एंड फिफ्थ का सेकंड। निम्नलिखित घटनाओं की तिथि क्रम अनुसार लिखिए। तो पहला है यूरोपीय आर्थिक सहयोग संघ की स्थापना, यूरोपीय संघ की स्थापना, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी का गठन, शेंग संधि द्वारा यूरोपीय समुदाय के देशों में सीमा नियंत्रण समाप्त करना। तो हर एक का यहाँ पर जो है क्रम अनुसार यहाँ पर व्यवस्थित करना आपको यहाँ पर आंसर में दिया हुआ है। देखिए, सबसे पहले कि यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना कब की 1948 में की गई, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी का गठन 1957 में किया गया, सोगोन संधि द्वारा यूरोपीय समुदाय के देशों में सीमा नियंत्रण समाप्त कर 1985 में, यूरोपीय संघ की स्थापना 1992 में किया गया और एकीकृत बाजार गठन 1993 में हुआ था। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई, यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की बात करें तो 24 अक्टूबर 1919, बी 24 अक्टूबर 1945, सी 24 अक्टूबर 1924 एंड डी 24 अक्टूबर 1950। तो सोवियत, जिसे हम संयुक्त राष्ट्र संघ के नाम से जानते हैं, यूएनओ, तो यूएनओ की स्थापना की गई थी, वो की गई थी 24 अक्टूबर 1945। ठीक है, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। क्वेश्चन नंबर सेकंड है संयुक्त राष्ट्र संघ किस संगठन की असफलता के बाद अस्तित्व में आता है। तो सेकंड का आएगा वो आता है लीग ऑफ नेशंस। लीग ऑफ नेशन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद बनाया गया था, लेकिन वो अपने उद्देश्य को पूरा करने में सफल नहीं हुआ। इस वजह से सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो इसमें शांति की स्थापना करने के लिए और वर्ल्ड वॉर जैसे कोई दूसरा वॉर ना हो, ऐसे में इसको रोकथाम के लिए लीग ऑफ नेशंस के स्थान पर यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई थी। तो ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग कितने हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो प्रमुख अंग है 5, 6, 8 एंड 7। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग है वो है 6 संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है महासभा एंड दूसरा है सुरक्षा परिषद। ठीक है, चलिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव है कोफी अन्नान, एंटोनियो गुतरेस, बान की मून। तो उसका जो सही आंसर है वो है एंटोनियो गुतरेस। और एंटोनियो गुतरेस किस देश से संबंधित है, तो वह पुर्तगाल के पूर्व राष्ट्रपति है। एंटोनियो गुतरेस पुर्तगाल के पूर्व राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 5 संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का उद्देश्य क्या है। तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को रोकना और राष्ट्रों के बीच सहयोग की राह दिखाना। तो ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा में सदस्य देशों को कितने वोट देने का अधिकार है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा में सदस्य देशों को वोट देने का अधिकार कितना है, 5, 4, 2 और 1। तो वो है ए, यानी एक वोट देने का अधिकार। डी इसका सही आंसर है, एक वोट देने का अधिकार है। महासभा में सभी व्यक्ति को एक वोट देने का अधिकार है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी। तो संयुक्त राष्ट्र सदस्यों में स्थायी और अस्थायी सदस्यों की संख्या है वह बी, यानी 5 और 10। कितना है, 5 और 10 इसका सही आंसर है। तो इसका जो होगा 5, यानी 5 स्थायी सदस्य हैं और 10 जो है अस्थायी सदस्य हैं। 5 स्थायी को P5 के नाम से भी जाना जाता है। इसमें अमेरिका, रसिया, फ्रांस, चीन और ब्रिटेन शामिल है। अगला है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 सदस्यों को ही स्थायी सदस्यता क्यों दी गई। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर है वह है
ये 5 देश दूसरे विश्व युद्ध के बाद सबसे ताकतवर और विश्व विजेता थे। इसी प्रकार से क्वेश्चन 9 है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे अधिक दिखने वाला सार्वजनिक चेहरा और उसका प्रधान प्रतिनिधि कौन होता है? तो उसका प्रधान प्रतिनिधि होता है संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव। सी इसका सही आंसर है। संयुक्त राष्ट्र संघ की बनावट और प्रक्रिया में सुधार के अंतर्गत इसके किस अंग के कामकाज को लेकर बहस होती है? तो किस अंग के कामकाज को लेकर बहुत ज्यादा बहस होती है? तो है सुरक्षा परिषद को लेकर। बी इसका सही आंसर है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्यों को प्राप्त निषेधाधिकार को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है वीटो पावर। निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक देश वीटो पावर प्राप्त नहीं है? चीन, जापान, अमेरिका, रूस। तो कौन सा देश जो है वीटो पावर प्राप्त नहीं है? तो वीटो पावर प्राप्त देश नहीं है, वह है जापान। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना कब हुई थी? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना की गई थी वह 1948 में 1948 में इसकी स्थापना की थी WTO की WHO की माफ कीजिएगा WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1955 में इसकी स्थापना की गई थी और WHO को 1948 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 17 संयुक्त राष्ट्र संघ की किस एजेंसी के कार्य शिक्षा व संस्कृति के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से शांति और सुरक्षा की स्थापना करना है? तो वो कौन सी एजेंसी है जो यह काम करती है? तो उस एजेंसी का नाम है यूनिसेफ या यूनेस्को। तो उसका सही आंसर है यूनेस्को। डी इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 17 का। क्वेश्चन नंबर 18 यूनिसेफ की स्थापना का उद्देश्य है? तो यूनिसेफ की स्थापना का उद्देश्य है पूरे विश्व में मौजूद बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा और कल्याण के लिए कार्य करना। सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 यूनेस्को का गठन कब किया गया? तो यूनेस्को का गठन कब किया गया? तो वो किया गया था 16 दिसंबर 1945 में यूनेस्को की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 20 अभी हाल ही में वैश्विक महामारी कोरोना काल में निम्नलिखित में से किस एजेंसी ने सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? उस एजेंसी के नाम है WHO। 2 गज की दूरी, ये सारे चीज सब किस द्वारा लाया गया था? WHO द्वारा लाया गया था और इसने ही कोरोना को महामारी घोषित किया था और कोविड-19 नाम दिया था। क्वेश्चन 21 परमाणु प्रौद्योगिकी के शांतिपूर्ण उपयोग और उसकी सुरक्षा से संबंध संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी का नाम क्या है? तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा एजेंसी का नाम है अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा संस्थान IAEA। क्या है उसका नाम? IAEA यानी अंतर्राष्ट्रीय एटॉमिक एनर्जी। अगला है विश्व व्यापार संगठन निम्नलिखित में से किस संगठन का उत्तराधिकारी है? तो विश्व व्यापार संगठन किस संगठन का उत्तराधिकारी है? जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ का उत्तराधिकारी है विश्व व्यापार संगठन। तो इसका सही आंसर है वह है ए। क्वेश्चन नंबर 23 निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के प्रस्ताव को ज्यादा वजनदार बनाता है? वो कौन सा तथ्य जो भारत की सुरक्षा परिषद में हिस्सेदारी को ज्यादा वजनदार बनाता है? वह भारत की बढ़ती हुई आर्थिक ताकत और स्थिर राजनीतिक व्यवस्था। डी इसका सही विकल्प है। क्वेश्चन नंबर 24 संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन मानवता को स्वर्ग पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि उसे नरक से बचाने के लिए हुआ है। यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? तो यह कथन किसका है? क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो सही आंसर है यह कथन कहा था डैग हैमरशोल्ड ने। बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 अमेरिकी नेतृत्व में इस इराक पर हुए हमले को निम्नलिखित में से किस महासचिव ने अवैध करार दिया था? तो उस महासचिव का नाम जिसने इसे अवैध करार दिया था वह कोफी अन्नान। ए इज द राइट आंसर। ए कोफी अन्नान। इसी प्रकार से कुछ संबंध संगठन बनाए गए विश्व स्वास्थ्य संगठन, सचिवालय, सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और आम सभा। इसमें क्या किसका काम? तो यहाँ पर सभी के आंसर यहाँ पे नीचे हमने लिस्ट किया हुआ है, आप यहाँ से देख सकते हैं सभी को उत्तर यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम ऐसे कॉलम 193 सदस्य विशेष एजेंसी कौन है? कॉलम 1 कॉलम 2 करके 15 सदस्य 9 वर्ष के लिए आप सबको चुनाव। न्यायस्था परिषद, विश्व स्वास्थ्य संगठन, इन सभी का उत्तर भी आपने नीचे समाहित किया हुआ, आप यहाँ से भी कर सकते हैं। कॉलम 2 जो है 26 जून 1945 द्वारा अटलांटिक चार्टर पर हस्ताक्षर करना, 15 अक्टूबर 1945, 24 अक्टूबर 1945। ये कॉलम 1 कॉलम 2 से आपको मिलान करना। तो कॉलम 1 और कॉलम 2 जितने क्वेश्चन है यहाँ पर हमने उत्तर के साथ यहाँ पे आप सभी को दिया हुआ है।
ठीक है, यहाँ पर आप सभी को उत्तर के साथ साथ चीजें वहाँ पे मिल जाएंगी। अगला क्वेश्चन है सैन्य खतरे के विषय में, ठीक है। तो सैन्य खतरे के विषय में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो सैन्य खतरे के विषय में कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। पहला है पारंपरिक अवधारणा में सैन्य खतरों को किसी देश के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक माना जाता है। इस खतरे का स्रोत कोई दूसरा मुल्क होता है जो सैन्य हमले की धमकी देकर संप्रभुता, स्वतंत्रता और क्षेत्रीय अखंडता जैसे किसी देश के केंद्रीय मूल्यों के लिए खतरा पैदा करता है। सैन्य कार्रवाई से आम नागरिकों के जीवन को भी खतरा होता है और साधारण स्त्री, पुरुष और बच्चों को सैन्य खतरे से बिल्कुल हानि नहीं पहुंचती, वे सब पूर्णतः सुरक्षित रहते हैं। इसका जो सही विकल्प है वो है आपका साधारण स्त्री, पुरुष और बच्चों को सैन्य खतरे से बिल्कुल हानि नहीं पहुंचती, वे सब पूर्णतः सुरक्षित रहते हैं। ये इसका सही आंसर है। बुनियादी तौर पर किसी सरकार के पास युद्ध की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नहीं होता है? ए आत्मसमर्पण करना और दूसरे पक्ष की बात को बिना युद्ध दिए मान लेना बिल्कुल होता है। युद्ध ठन जाए तो अपनी रक्षा करना ताकि हमलावर देश अपने मकसद में कामयाब ना हो सके, बिल्कुल ये भी होता है। हमलावर को पराजित कर देना, ये भी होता है। और हमलावर को पराजित करके उस देश को अपने देश का अंग बनाना ताकि उसका अस्तित्व समाप्त हो जाए और भविष्य में युद्ध की संभावना ही ना रही है, बिल्कुल भी नहीं होता है। इस तरीके से सही इसका आंसर होगा डी। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 है निम्नलिखित में से कौन सा खतरे का नया स्रोत नहीं है? तो खतरे का नया स्रोत नहीं है आतंकवाद, बिल्कुल है। मानवाधिकार उल्लंघन, मौलिक अधिकार, वैश्विक निर्धनता। तो खतरे का नया स्रोत नहीं है, वह है मौलिक अधिकार। खतरे का नया स्रोत नहीं, बाकी सभी जो है खतरे का नया स्रोत है। इसी जो है इसका सही आंसर है मौलिक अधिकार। निम्नलिखित में से कौन सा भारत की सुरक्षा नीति घटक नहीं है? तो भारत की सुरक्षा नीति के घटक कौन सा नहीं है? ए सैन्य क्षमता को मजबूत करना, बी अपने सुरक्षा हितों को बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कायदों और संस्थाओं को मजबूत करना, सी सहयोग मूलक सुरक्षा के पहल कदमियों के विरोध में भारत द्वारा अपनी सेना राष्ट्र को शांति बहाली की मिशन में न भेजना, और देश के अंदरूनी सुरक्षा समस्याओं निपटने की तैयारी करना। तो इसका जो सही कथन है वो आपका आएगा सी। सी इसका राइट आंसर है, यानी क्वेश्चन नंबर 4 का आएगा सी। क्वेश्चन नंबर 5 है भारत की अंदरूनी सुरक्षा समस्याओं के विषय में दिए गए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो वो कथन सत्य नहीं है, तो वह है डी, यानी भारत ने राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने के लिए हमेशा सैनिक शक्ति का प्रयोग किया। कथन बिल्कुल गलत है। सुरक्षा परिषद, सुरक्षा का बुनियादी अर्थ क्या है? क्वेश्चन नंबर 6। तो सुरक्षा का बुनियादी अर्थ है ए यानी खतरे से आजादी, इसका सही आंसर है। सुरक्षा की प्रमुख अवधारणा कितनी है? तो सुरक्षा की जो प्रमुख अवधारणा वो है कितनी? तो सुरक्षा की प्रमुख अवधारणा है वह है 7 अवधारणाएं सुरक्षा की प्रमुख। क्वेश्चन नंबर 8 सैन्य खतरे का स्रोत कौन होता है? ए सेना, बी पुलिस, सी बाहरी देश, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सैन्य खतरे का जो सबसे स्रोत होता है वो होता है बाहरी देश, सी का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 युद्ध की स्थिति में किसी सरकार के पास आमतौर पर कितने विकल्प होते हैं? युद्ध की स्थिति में किसी सरकार पर आमतौर पर 3 विकल्प होते हैं, सी इसका सही आंसर है। अधिकांश यूरोपीय देशों ने अपना ध्यान सीमा पार के खतरों पर केंद्रित क्यों किया? तो सीमा पार के खतरों पर केंद्रित करने का एकमात्र लक्ष्य वो इन देशों में आंतरिक गंभीर खतरा नहीं है, इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 है एशिया अफ्रीका के 9 स्वतंत्र देशों के समक्ष सुरक्षा की कौन सी चुनौती थी? तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर है वह है उपयुक्त दोनों, यानी बाहरी और सैन्य हमले की भी, अंदरूनी और सैन्य संघर्ष की भी। तो बी इसका सी इसका सही आंसर है। वैश्विक ताप वृद्धि से सबसे अधिक खतरा किसको है? तो वैश्विक ताप वृद्धि से सबसे अधिक खतरा है समुद्र तटीय क्षेत्रों को, सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 विश्व सुरक्षा की अवधारणा कब उभरी? तो विश्व सुरक्षा की अवधारणा उभरी 1990 में। विश्व सुरक्षा की अवधारणा जो है वर्ग का सामने आती है 1990, इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 रासायनिक हथियार संधि कब हुई? तो रासायनिक हथियार संधि होती है 1992 में। रासायनिक हथियार संधि 1992 में होती है 1992 में। अगला है क्वेश्चन नंबर 15 जैविक हथियार संधि कब हुई? जैविक हथियार संधि की अगर हम बात करें तो 1972 में जैविक हथियार संधि होती है 1972 में। क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर, भारत द्वारा परमाणु परीक्षण करना, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि, जैविक हथियार संधि, रासायनिक हथियार संधि, ये कब संधि हुई, कब से यहाँ पर सारी चीजें यहाँ पर डिटेल में लिखी गई है। एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि 1972,
भारत द्वारा परमाणु परीक्षण 1974 1998 में भी किया गया था। जैविक हथियार संधि 1972, रासायनिक हथियार संधि 1992 में, और क्योटो प्रोटोकॉल जापान के पर हस्ताक्षर किया गया 1997 में। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछा जाता है। अगला है विश्व की साझी विरासत। तो विश्व की साझी विरासत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? वो कथन जो विश्व के साझी विरासत के बारे में सही नहीं है वो कौन सा है? वह उत्तरी गोलार्ध के देश विश्व की साझी विरासत को बचाने के लिए दक्षिणी गोलार्ध के देशों से कहीं ज्यादा चिंतित है। ये बिल्कुल गलत कथन है। ठीक है, इसका आएगा सही आंसर आएगा डी, द राइट आंसर इसका है। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा है कि पर्यावरण के प्रति बढ़ते सरोकारों का क्या कारण है? निम्नलिखित में से सबसे बेहतर विकल्प को आपको चुनना है। तो सबसे बेहतर विकल्प है कि पर्यावरण की सुरक्षा मूलवासी लोगों को और प्राकृतिक पर्यावरणों के लिए जरूरी है। इस तरह से इसका आएगा आंसर बी, नो बी नहीं आएगा, क्योंकि पर्यावरण सुरक्षा बात की तो आएगा आपका सी, मानवीय गतिविधियों से पर्यावरण को व्यापक नुकसान हुआ है और यह नुकसान खतरे की हद तक पहुंच गया है। तो इस सेकंड क्वेश्चन का जो सही आंसर है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का आएगा सी, इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वैश्विक राजनीति व पर्यावरण के बारे में सत्य नहीं है? वो कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो वो है जलाशयों की जलराशि में तेजी से वृद्धि हुई है और उसमें प्रदूषण कम हुआ है, इससे खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हुई है। कथन बिल्कुल गलत है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संयुक्त राष्ट्र संघ की विश्व विकास रिपोर्ट 2006 के अनुसार विकासशील देशों के लिए ठीक नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही है वो कथन है आपका डी, यानी प्रतिवर्ष लाखों महिलाओं को साफ सफाई की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है ताकि वो अच्छा जीवन व्यतीत कर सके। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा कथन समुद्री पर्यावरण के बारे में ठीक नहीं है? वो कथन जो समुद्री पर्यावरण के बारे में ठीक नहीं है वह है विश्व भर में समुद्री तटीय इलाकों में को साफ करने के लिए स्वच्छता अभियान चलाए जा रहे हैं और आशा है कि शीघ्र सभी समुद्र तटीय क्षेत्र स्वच्छता के लिए आदर्श स्थान माने जाएंगे। तो डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, किस दशक से पर्यावरण के मसले ने जोर पकड़ा? वो कौन सा दशक है जब पर्यावरण के मसले ने जोर पकड़ा? तो है 1960 के दशक से पर्यावरण के मसले ने काफी जोर पकड़ा। 1960 का। इस सम्मेलन ने पर्यावरण को विश्व राजनीति के प्रमुख मुद्दों में शामिल किया। तो वह है पृथ्वी सम्मेलन। तो पृथ्वी सम्मेलन का जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 7 का बी, ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया में 1992 में। क्लब ऑफ रोम ने लिमिटेड टू ग्रोथ पुस्तक कब प्रकाशित की? क्लब ऑफ रोम ने लिमिट्स टू ग्रोथ पुस्तक कब प्रकाशित की? क्वेश्चन नंबर 8, तो उसका सही आंसर है वह सी, यानी 1972 में क्लब ऑफ रोम ने पुस्तक को प्रकाशित किया था, 1972। क्वेश्चन नंबर 9 है, पर्यावरण समस्याओं से जुड़े सम्मेलन कराने वाली संस्था निम्नलिखित में से कौन सी है? तो पर्यावरण समस्याओं से जुड़े सम्मेलन कराने वाली संस्था का नाम क्या है? उस संस्था का नाम है यूएनपी, यानी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, यानी यूएनपी। क्वेश्चन नंबर 10, 1992 में ब्राजील की किस शहर में पर्यावरण को लेकर विश्व सम्मेलन? तो है ब्राजील की राजधानी रियो डे जेनेरियो, बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 है, साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियों का सिद्धांत कब आया? तो साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियों का सिद्धांत कब लाया गया? तो ये लाया गया था सिद्धांत साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियों का। ठीक है, ये लाया गया था कब? 1990। क्वेश्चन नंबर 11 का वो है आपका 1992 में, 1992 इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए? तो भारत द्वारा क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया गया है, वो किया गया था 2002 में, यानी भारत ने 2002 में क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए। बहुत से पुराने समाजों में धार्मिक कारणों से प्रकृति की रक्षा करने का चलन है। भारत में इस चलन के उदाहरण है ए, पावन वन प्रांतर, पवित्र स्थल, पावन प्रांत, और डी उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो 13 का जो सही आंसर है वो है पावन वन प्रांतर, ए इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, विश्व का पहला बांध विरोधी आंदोलन कहाँ चला? विश्व का पहला बांध विरोधी आंदोलन कहाँ चलाया गया? विश्व का पहला बांध विरोधी आंदोलन चलाया गया था वो है ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ चलाया गया बांध विरोधी आंदोलन? विश्व का पहला बांध मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो वह ऑस्ट्रेलिया में चलाया गया था।
सी इसका सही आंसर है। भारत में मूलवासी किस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है? भारत में मूलवासी किस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है? वो किया जाता है आदिवासी। तो भारत में मूलवासी के लिए आदिवासी शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। वैश्वीकरण के बारे में कौन सा कथन सत्य है? वैश्वीकरण सिर्फ आर्थिक परिघटना है। बी, वैश्विक की शुरुआत 1951 में हुई। वैश्वीकरण और पश्चिमीकरण समान है। वैश्वीकरण एक बहुआयामी प्रक्रिया। तो वैश्वीकरण के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो वैश्वीकरण एक बहुआयामी प्रक्रिया, ये बिल्कुल कथन इसका 100% सही है। ए डी इसका सही आंसर है। वैश्वीकरण के प्रभाव के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो वैश्वीकरण के प्रभाव के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो वह है वैश्वीकरण के प्रभाव के बारे में विभिन्न देशों और समाजों पर वैश्वीकरण का प्रभाव बहुत ज्यादा विषम रहा है। ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, वैश्वीकरण के कारणों के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो वैश्वीकरण के कारणों के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो है वैश्वीकरण एक महत्वपूर्ण कारण है प्रौद्योगिकी है। ये कथन बिल्कुल सत्य है। क्वेश्चन नंबर 4, वैश्वीकरण के बारे में कौन सा कथन सत्य है? वैश्वीकरण के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो वह है वैश्वीकरण का संबंध विश्व पे पारस्परिक जुड़ाव से है। डी इसका सही आंसर है। वैश्वीकरण के बारे में कौन सा कथन असत्य पूछा गया है? आप देखिए चार ऑप्शन दिए, इसमें से कौन सा कथन असत्य है? ए, बी, सी और डी। ये आपको होमवर्क है, आपको बताने इसमें कौन सा कथन असत्य। ए, बी, सी या डी आपको जो डिस्क्रिप्शन में इसका आंसर मिल जाएगा, आप इसका उत्तर दीजिए, उसके बाद आंसर आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, वैश्वीकरण के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाह इसमें सम्मिलित नहीं है? वो कौन सा प्रवाह इसमें सम्मिलित नहीं? वह है धर्म का प्रचार या अन्य देशों में करना। ये बिल्कुल सम्मिलित नहीं है। डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, स्वतंत्रता के पश्चात भारत द्वारा निर्यात आयात नीति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? वो कौन सा कथन असत्य है क्वेश्चन नंबर 7 में? तो वह है आपका कुछ विशेष क्षेत्रों में अन्य देशों के वस्तुओं के उत्पादन की अनुमति दी गई है ताकि हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहे। तो डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, वैश्वीकरण का विरोध आलोचना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा तर्क उचित नहीं है? तो कौन सा तर्क उचित नहीं? ए, बी या सी? तो इसका जो तर्क उचित नहीं वो है डी 1999 वाला। ये तर्क बिल्कुल उचित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, वैश्वीकरण का कारण है। तो वैश्वीकरण का कारण है शीत उत्काल, सूचना क्रांति, सोवियत के विघटन, उपयुक्त सभी। इसका जो सही आंसर है वो है उपयुक्त सभी वैश्वीकरण कारण माने जाते हैं। भारत में वैश्वीकरण का आरंभ कब से माना जाता है? तो भारत में वैश्वीकरण का आरंभ माना जाता है 1991 से, जब हमने एलपीजी की शुरुआत की थी। लिक्विडाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। बाद में वैश्वीकरण का विरोध किसने किया? तो भारत में वैश्वीकरण का विरोध किया है उपयुक्त सभी ने, वामपंथियों ने भी, स्वयंसेवी संगठनों ने भी, पर्यावरणवादियों ने भी, उपयुक्त सभी ने। डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, वर्तमान में निम्नलिखित में से कौन सी विचारधारा है? तो वर्तमान में कौन सी विचारधारा? तो वर्तमान में वैश्वीकरण विचारधारा है। सी इसका सही आंसर है। 1999 में विश्व व्यापार संगठन की मंत्रिस्तरीय बैठक कहाँ हुई भारत में? तो भारत में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहाँ हुई? 1999 में विश्व व्यापार संगठन की मंत्रिस्तरीय बैठक कहाँ हुई? ए, भारत, सिएटल, हेली या रूजवेल्ट में? तो 13वें का सही आंसर वह है सिएटल में। सिएटल में हुई थी 1999 विश्व व्यापार संगठन की मंत्रिस्तरीय बैठक। WSF का पूरा नाम क्या है? तो WSF का पूरा नाम है वर्ल्ड सोशल फोरम, यानी विश्व सामाजिक फोरम। इसका सी इसका सही आंसर, सी सही आंसर है। क्वेश्चन 15, वैश्वीकरण का नेता किसे माना जाता है? तो वैश्वीकरण का नेता किसे माना जाता है? वैश्वीकरण का नेता माना जाता है, इसका जो सही आंसर है वह है सी, यानी वैश्वीकरण का नेता क्या है? अमेरिका है। तो ये समकालीन विश्व राजनीतिक जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू थे पूरे सिलेबस के हमने इस वीडियो में कवर किए। आई होप वीडियो आपको पसंद, अगर पसंद है लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं इसी प्रकार से एक और इम्पोर्टेंट वीडियो में, तब तक जय हिंद, धन्यवाद।